इस प्रकार की कोचिंग चलाते हैं। त्याग की है, समर्पण की मूर्ति है। मैं तो पटना में कभी आप लोग को मौका मिलेगा तो आइएगा, देखिएगा। 3 मंजिला कोचिंग है और 1 पैसा बच्चों से नहीं लेते। वहां से वो एक करते हैं कि पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। लखनऊ में भी एक कोचिंग है, जयपुर में भी है, दिल्ली में भी, यहाँ पर भी चलाई गई है। और यहाँ पर एक ऐसा उसका उदाहरण है जहाँ पर कि लोग जो है दूसरे के लिए भी सेवा करता है हर तरह से। अभी देखिए पाकिस्तान भारत युद्ध हुआ, हमारे सैनिकों ने जो है वो पूरे निस्वार्थ भाव से सेवा की। उसी प्रकार से मिला अपना काम कर रहे हैं। राकेश जी यहाँ के जो है वो कोऑर्डिनेटर है, सेंट्रल इंचार्ज है, बहुत मेहनती व्यक्ति है। तो कुल मिलाकर के जो आज की सब बातें हो रही हैं उसका उद्देश्य यही है कि मेरे फादर कहते हैं हमेशा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है सिवाय मरे हुए को जिंदा करना। खुद ने हो सकता है वो भी आ जाए, बट अभी तो नहीं आया। इसलिए पूरी तैयारी करी। आज से बहुत पहले, मतलब आज से करीब 15 साल पहले हम लोग यहाँ पे रहते थे और वहाँ के संघर्ष में संजीव जी भी थे हमारे साथ। उस संघर्ष के साथ मुझे याद है जब मैं लखनऊ से दिल्ली आया था तो मेरे फादर ही मेरे साथ आए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जानते नहीं थे कि सिविल सेवाएं क्या होती है, हमारे घर में तो कोई था नहीं। तो मुझे याद है मेरी मम्मी ने मुझे आटा भी दे दिया था, चावल भी दे दिया था, कपड़े भी दे दिए थे, रजाई भी दे दिया था, हॉट प्लेट भी दे दिया था कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं। और जब मैं आ रहा था दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुखर्जी नगर की तरफ, आई वाज वेरी सैड। मेरे फादर ने कहा कि आप क्यों दुखी हो? तो मैंने कहा कि घर पहली बार छोड़ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम सैड जा रहे हो, लेकिन जब लौटना तो हैप्पी हैप्पी जाना, ठीक है? तो आप सभी के लिए ये है, ईश्वर करे कि जब आप यहाँ से लौटे और अपने वापस जहाँ भी आपका कैरियर है आप काम करने जा रहे हैं तो खुशी के साथ लौटे। ये हम लोग का विश्वास होना चाहिए और इसीलिए हमको काम करना चाहिए। देखिए दुनिया बहुत छोटी है, समय बहुत कम होता है। हम लोग बार बार ये कहते हैं कि हम लोग कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है। वास्तव में संख्या तो बढ़ी है, कंपटीशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन क्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जो उत्तर का जो क्वालिटी होती है उत्तर की, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है? इस चीज को समझना पड़ेगा। हम लोग के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। आप लोग छोटे जब रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को डायरी लिखने की आदत रहती थी। पैसा मान लो पॉकेट में मिला, पॉकेट खर्च के रूप में कितना पैसा हमने खर्च किया, कितना पैसा बचा होगा, उसको मैनेज करना। तो पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन समय तो नहीं आता है। एक वर्ड होता है टाइम ऑडिट। इस समय को कितना हमने वेस्ट किया, इसका दुरुपयोग नहीं किया, है ना? अब देखिएगा कि आप 24 घंटे जब आप काम यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें से देखिए कितना समय हमने बर्बाद किया। रोज रात को आप चिंतन करिए और समझिए कि 24 घंटे में ठीक है 8 घंटे सोते हैं, 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, बाकी 18 घंटे हो गए, 6 घंटे क्या कर रहे हैं? घूमना फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट घूमने फिरने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे जो हमारा लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो। मान लो कि 4 अगर फ्रेंड मिलकर के चाय की दुकान में बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन डिस्कशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? फाइनली हमारा सिलेक्शन, जब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? बाकी कोई भी काम खराब नहीं होता। आप कोई भी काम कर रहे हैं अच्छा होता है, ऐसी कोई बात नहीं कि सिविल सेवाओं में जाना ही बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, इसलिए हम लेक्चर हमेशा सिविल सेवाओं पे देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हर व्यक्ति का अपना महत्व है, चाहे वो व्यक्ति खेती करता हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे कोई भी काम करता हो, हर व्यक्ति का अपना महत्व है और हर व्यक्ति जो सकारात्मक है समाज को चलाने में सहायक, ठीक है? इसलिए कभी परेशान नहीं होना है। हमारे सिलेक्शन को, हमारे एक मित्र है, मैं नाम किसी का नहीं बता हुआ, करते हैं कि तजुर्बा हो, भले सिलेक्शन नहीं हो, तजुर्बा हो। तजुर्बा की बात नहीं होती, हम यहाँ पे सिलेक्शन लेने ही आए हैं और हमने कहा कि नथिंग इम्पॉसिबल, तो वो इम्पॉसिबल जो चीज है वो नहीं होनी चाहिए, निश्चित रूप से सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, आज बिलास जी ने कहा कि हम लोग सिविल सेवाओं में उत्कृष्ट उत्तर लेखन कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पहली बार मिल रहे हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको ये बताऊं, जब हम तैयारी करते हैं बहुत ध्यान समझिएगा इस बात को। तो 2 चीज होती है, एक होता है सॉफ्टवेयर पार्ट और एक होता है हार्डवेयर पार्ट। तो हार्डवेयर पार्ट तो वो है कि हमें हार्डवेयर पार्ट तो वो है कि हमें जो है कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, नोट्स क्या होंगे। लेकिन उसके पहले सॉफ्टवेयर पार्ट ये है कि वेदर आई एम मेंटली अवेलेबल, वेदर आई एम मेंटली रेडी टू फॉर दिस।
बात समझा रही है? क्या हम अपने मस्तिष्क से, अपने शरीर से, अपने बुद्धि से हम तैयार हैं उस काम को करने के लिए जो काम हमें करने को दिया जा रहा है? ये चीज ध्यान रखिएगा। आपका जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो सकता है हमारा जन्म गांव में हुआ हो जहाँ अच्छे स्कूल रहे हो सकता है अच्छे स्कूल रहे हो तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी ना रही हो जिसके कारण बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, और हो सकता है कि दोनों चीजें अच्छी रही हो तो भी हमारे माता पिता ने हमारा ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारे पास सभी सुविधाएं थी लेकिन फिर भी हम अच्छा नहीं पढ़ पाए। ये तीन ही व्यवस्थाएं हो सकती हैं। इस तीनों से कोई भी कुछ भी हुआ, चाहे मेरे ग्रेजुएशन में 40% मार्क्स आए हो, चाहे मैं टॉपर रहा हूँ, इसका कोई भी महत्व 18 साल के बाद नहीं पड़ता जब हम ग्रेजुएशन स्टार्ट करें। होता क्या है कि आप में से सभी लोगों ने जो इंजीनियरिंग का कभी हमको याद है, हमें जब छोटे थे तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो बोलते थे कि बच्चा जो है कलेक्टर कप्तान बनेगा। होता है कलेक्टर मतलब आईएएस, कप्तान का मतलब आईपीएस। तो अब मिडिल क्लास फैमिली होती है और बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने तैयारी की होगी, कोशिश किया होगा, नहीं बने कोई बात नहीं, कोशिश किया होगा। लेकिन फिर भी मान लो कि हमारा टारगेट रहा होगा आईआईटी क्रैक करने का, लेकिन हम आईआईटी क्रैक नहीं कर पाए, हमारा टारगेट रहा होगा हम डॉक्टर बनने नहीं कर पाए। इसका अर्थ कदाप नहीं कि हम आईएएस नहीं बन पाएंगे, या इसका अर्थ कदाप नहीं कि डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाएंगे। इसलिए जो हमारी पूरी पढ़ाई की प्रक्रिया होती है वो पैराबोला जैसी होती है। तो ध्यान समझिएगा, पैराबोला जानते हैं ना? अब मान लो हमने 2020 में इंटर किया, हमारा एक फ्रेंड था, हमारी पढ़ाई का स्तर ये हुआ, एक फ्रेंड था उसका स्तर थोड़ा ऊपर था, वो आईआईटी क्रैक कर गया। ठीक है, मैं आईआईटी क्रैक नहीं कर पाया तो मैं क्या किया, मैंने बीए में ले लिया, बीएससी में ज्वाइन कर लिया। ठीक, अब वो 4 साल पढ़ा, मैंने मान लो 3 साल पढ़ा, मैंने एमबीए भी कर लिया। अब होगा क्या कि जब मैं यहाँ पे 19 में बीए में एडमिशन लिया तो मैं एक प्रकार से कंफर्ट जोन से बाहर निकल आया। क्यों? क्योंकि मैं टेंशन में आया, मेरे पिताजी चाहते थे कि हम इंजीनियरिंग क्रैक करें, नहीं हुआ। हमारे पास एक प्रकार की अनसर्टेनिटी का सिचुएशन थी, अस्थिरता का सिचुएशन, तो क्या होगा बीए बीएससी करने के बाद। तो हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले। जैसे ही कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हैं, आप एडवेंचर जोन में चले जाते हैं और आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं। डर लगता है क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, ऐसा करेंगे, ऐसे सब लोग ऐसा करते हैं, बट ऐसी सिचुएशन होती है। तो होगा क्या कि 2000 सपोज करो 23 में एक इंजीनियरिंग से पास कर लिया, 4 साल बाद आपका क्या है कि जो आपका फ्रेंड है चूंकि वो इंजीनियर बन चुका है तो उसकी पढ़ाई का लेवल ऐसे होगा कि उसको पता है कि हम इंजीनियरिंग कर चुके हैं, अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बढ़ते पास तो भी जाएंगे, हो सकता है वो भी बड़े अच्छे से, बड़े कम सिचुएशन। आज क्या हुआ कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले, आपने कहा नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, आप यहाँ पर थे, आपने कहा नहीं मुझे और पढ़ाई करनी है। जब 23 आया, देखो आपके फ्रेंड डिक्लाइन कर रहा है और आप जो है आगे जा रहे हैं। ठीक है, एक सिचुएशन होगी जब आप सिलेक्शन पाएंगे, नहीं करिएगा तो ऐसा नहीं होगा, बट जो होता है 95% लोग सिलेक्शन इसी कारण से होता है, किसी कारणवश चलो हम लोग नहीं कर पाए। अब यहाँ पर एक मोटिवेशन होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है, पापा ने कहा आईएएस बन जाओ तो बन गए, ऐसे तो नहीं होता, पापा करने तो नहीं होते। आपने ना आईएएस का देखा होगा, ना देखा होगा, क्या फर्क पड़ता है। गांव में तो बड़ी बड़ी हवेलियां रहती है, घर देखने से क्या होगा। आपने आईएएस की लाइन तो देखी नहीं, इसे नहीं देखी, हमने भी देखी थी। तो पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होगा कि भाई आईएएस बन जाओगे, बड़ा घर मिलेगा, सर्वेंट मिलेगा, पूरी भी पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर? बट इस कारण से आप सभी आईएएस नहीं बन सकते, कभी सिविल सर्विसेज में आप एक वर्ड होता है नेगेटिव मोटिवेशन। एक पिक्चर आई थी मेरी शादी में जरूर आना, कितने लोगों ने देखी है? बहुत अच्छी, ईश्वर करे ऐसा आपके साथ। बट वो भी नेगेटिव मोटिवेशन का एक फैक्टर होता है, एक एस्पेक्ट पार्ट ए जिसमें उसने धोखा खाया, बट वैसा नहीं। पार्ट बी भी है, पार्ट सी भी है, पार्ट डी भी है। पार्ट सी क्या है? तो मेरे बैचमेट है, नाम ले लूंगा, उनकी 63rd रैंक आई, तो आगे सवाल तो बन सकते थे, उनका पहला प्रेफरेंस क्या था? आईपीएस। क्यों? यूपी के जौनपुर के रहने वाले थे, और उनका जो फादर थे, उनके पड़ोसी थे, वो दो दरोगा मतलब सब इंस्पेक्टर वो थे, तो उनके साथ लड़ाई चलती रहती थी, कुछ जमीन को लेकर के पत्थर फेंका करते थे। जब वो थाने में जाते थे तो कहे भाई पुलिस तो दोस्त, कोई हेल्प ना कर, मैं इसका बॉस बन के दिखाऊंगा।
दिस इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है, तो आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई है जिससे आप एक्साइटेड फील किए। क्लियर? अब चाहे कितनी भी स्टडी हम कर ले, या तो डिसिप्लिन फादर मिले तब तो ठीक है कि आपके घर का आपको जीपीएस लगा के देखते रहे कहाँ हो रहा है, वैसा फादर तो मिलता नहीं। अब ऐसी दशा में या तो सेल्फ डिसिप्लिन रहे, या तो कोई डिसिप्लिन ड्रिवन फोर्स। मानव का स्वभाव जो आपकी एज है और हमारी भी जो एज है उसमें बड़ा चंचल होता है। तो एक लाजी से कहीं कॉफी पीते हैं बैठ गए, तो घूमने तो घूमा जाता है, रात को पिक्चर देखते हैं चले पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर कोई ऐसी फोर्स जो है जो आपको ड्राइव करे कि आपको काम करना है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। तो छोटी छोटी समस्याएं भी आएंगी, आपको भूख भी लगेगी, नहीं यार पढ़ाई कर ले, आपको प्यास लगे पढ़ाई ठंड में नहीं लगी, तुरंत रुक जाइएगा। वो नेगेटिव मोटिवेशन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में होना चाहिए। हम आपके साथ ऐसा तो ही नहीं, ये हम नहीं मान सकते। अगर आप सब लोग यहाँ बैठे हो, किसी के जीवन में कोई न कोई ऐसी नकारात्मक बात, नेगेटिव बात हुई हो जिससे आप या आपके फैमिली को एक्साइटेड फील किए हो, तो दैट शुड बी द फैक्टर फॉर मोटिवेशन। और आप कह सकते हैं साहब मेरे जीवन में कोई घटना नहीं घटी, किसी के जीवन में घटी है, सबके जीवन में घटी होगी। अच्छा नहीं घटी है तो भैया बीए में टॉप क्यों नहीं किए? ये नेगेटिव मोटिवेशन होना चाहिए, करना चाहिए था। बीएससी में क्यों नहीं टॉप किए, क्यों नंबर कम आए? इसका अर्थ है कहीं ना कहीं आपको जीवन में कुछ न कुछ ऐसी चीज मिलता है जो आपको हमेशा कंटिन्यूअस उसकी तरफ काम करने के लिए। क्लियर? लेकिन अब इसका एक और थ्योरी है, मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका डिसिप्लिन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आपने एक वही एग्जाम्पल लेते हैं कि साहब हमारे पिताजी का गांव में घर है, दरोगा साहब पत्थर फेंकते थे तो हम भी आईपीएस बन के दिखाएंगे। ठीक, लेकिन पत्थर फेंके उस दिन तो हमारा लेवल ये था, फिर कम होता गया, जब तैयारी का सिचुएशन आया तो लेवल हमारा डाउन। क्लियर? तो कोई एक ऐसी फोर्स चाहिए जो इसको हमेशा बराबर लेवल पे चलता है। फिर बना है इसकी जो वेवलेंथ है हमेशा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर एक नया वर्ड हम लोगों ने डिराइव किया, इट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। बड़ा खतरनाक वर्ड है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है जैसे टाइम टेबल बनाते हैं तो भाई डिसिप्लिन ये कहता है कि आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ या इंडियन मेडिकल, उसके बाद बीए कर लिया, सब कर लिया होगा, बीए बीएससी 3 साल पूरा हो गया होगा, कितने घंटे पढ़ाई किए थे? कैसा साल के 365 में 360 दिन नहीं पढ़ते, अंतिम 5 दिन विद्या वाली गाइड आती थी और भी गाइडें आती थी हमारे टाइम में। साहब उसके बाद और कौन सी आती है? विद्या तो आती है और भी आती है, 2-3 और आती है, तो नाम मैं बताता था। दूसरी फील्ड के आती है तो हरिहर की भी आती है, यूनिवर्सिटी भी आती है, तो ये काम करते हो तो जान के तो 5 दिन तक तो कहा साहब कॉफी के साथ पिएंगे, नींद नहीं आएगी। ठीक है, और बाबा के चप्पल बंद हो जाएंगे। तो वो अगर तुम लोग 22-23 साल तक तो कॉफी असर करेगी, अगर 27-28 साल तक पहुंच जाइएगा तो कॉफी भी असर नहीं करेगी। तो कॉफी को पूरा एक डिब्बा आता है जिसका मुंह में डालते थे, पानी पी लेते थे, नींद ना आए। तो 4-5 दिन तक रटते थे विद्या गाइड जो बता रहे हैं, और करके बढ़िया पिए में 60%, बाकी 360 दिन भूल जाओ। क्लियर? इसी का उल्टा है टाइम ऑडिट। एक वर्ड होता है टाइम मैनेजमेंट, जो आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं अभी टॉपर से बात करिएगा, सिलेक्शन होगा। हम 12 घंटे पढ़ते थे, 12 घंटे में क्या पढ़ते थे? 6 घंटे जीएस पढ़ते थे, 2 घंटे से पढ़ते, 2 घंटे ऐसे पढ़ते थे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम ऑडिट। हाउ मच टाइम यू हैव व्हाट वेस्टेड, स्पॉइल किया है। मान लो कि तुम्हारे पास 24 घंटे, 8 घंटे सो रहे हैं, 16 घंटे में कितना समय बर्बाद किया? अब बर्बाद किया क्या होता है? कितने घंटे बच्चा तो सिनेमा हॉल रहा है, बच्चा के पास जाके लालित की चाय पी रहे हैं, इंग्लिश की चाय पी रहे हैं, है ना, चाय के साथ कुछ और भी कर रहे हैं, पार्क में बैठ करके, तो 5 भी चला गया तो रूम में सब हो जाता है। ठीक है, तो वो टाइम हमने कितना वेस्ट किया? क्लियर? तो गाइस और रोज देखिए, बहुत सारे लोग जब छोटे हम लोग एक डायरी लिखते हैं, उसमें लिखिए कितना पैसा पापा जी ने कहा कि एक बार 2 रुपया महीने में खर्चे हमारा,
अब गाड़ी लिखते थे कि हमारा इतना किराया आएगा, इतना खाने का होगा, हमारे पास 1,500 रुपये बचेगा, 500 रुपये गर्लफ्रेंड को घुमाएंगे, 1,000 रुपये बॉयफ्रेंड के साथ बहुत लड़का वाला इससे अच्छा की संतुलन। तो 500 रुपये जब बच जाएगा उसका किताब का होता था ऐसा। लेकिन ना पैसा तो आज चलो आता जाता रहता है, कोई बात नहीं, समय गया तो नहीं आएगा। तो करना क्या है आपको कि एक कॉपी में रोज का रोज समय का हिसाब किताब, इट इज कॉल्ड टाइम ऑडिट, कि 24 घंटे में मैंने कितना घंटे पढ़ाई की, कितने घंटे हमने वेस्ट किया। होगा क्या, जब रात को आप सोइएगा और पढ़िएगा उस किताब को, कॉपी को, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो हमने 4 घंटे वेस्ट किए। कल को हो सकता है 3.5 घंटे पे आ जाए, 3 घंटे पे आ जाए, 2 घंटे पे आ जाए। जो जितना कम टाइम वेस्ट करेगा उतना सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी उसकी। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, इतने दिनों का अनुभव जो हम लोग का है, ज्ञान कभी भी ईश्वर प्रदत्त नहीं हो सकता, और न ही माइंड किसी का तेज होता है। हमारा आपका माइंड सेम है, आवश्यकता उसको यूज करने की, ठीक है। अदरवाइज अगर बादाम खाने से, मेमोरी प्लस कैप्सूल खाने से आपका माइंड बढ़ता, तो हर टाटा बिरला का बच्चा आईएएस बन जाता नहीं होता। अब समय बर्बाद करने के बहुत सारे डेफिनेशन हो सकती है। मान लो कि हमारे एक बच्चा है, नरेंद्र का बैठा हो, गप्पे मारते हैं, गप्पे मारने से भी पॉजिटिव हो सकता है कि हमारा माइंड फ्रेश हो और हम जो है आगे जल्दी 4 घंटा अच्छे से पढ़ें। वो आपको डिसाइड करना है गप्पे मारना अच्छी चीज है कि नहीं है। अगर वो आपके पढ़ने के प्रति सकारात्मक है, उससे आपको हेल्प मिलती है, इट्स ऑल वेरी गुड, वो भी नहीं कुछ देखिए। लेकिन केवल उसी में रह करके तो एक ही ध्यान रखिए, घूमना जो है आपका एक प्रकार से साधन होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, नहीं गोल आपका क्या है, सिलेक्शन। क्लियर? 16 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। जो आप नहीं पढ़ते हैं, कल भी नहीं पढ़े थे, परसों भी नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, तो 200 लेक्चर दे चुके हैं अब तक, सब यही होता है। क्यों नहीं पढ़े थे? कल क्यों नहीं पढ़े? कल कौन सा ऐसा भूकंप आ गया? परसों क्यों नहीं पढ़े? नहीं पढ़े, जानते नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़ते? ऐसा कारण लगता है यार, पुलिस वाला एग्जाम तो वही तो होगा, तो होता है ये होते 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 नहीं। आपको हमेशा टाइम टेबल बना के रखना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ। अब मैनेजमेंट की बात है, हमारे पास 12 घंटे का समय है, तो 12 घंटे में क्या पढ़ना है, दैट्स एडवांस प्लानिंग। हमें एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद कितनी बार रिवीजन करना है, सप्लीमेंट्री मटेरियल कितने बनाने हैं, क्लियर? क्योंकि कहाँ प्रॉब्लम क्या है, जो आपका यूपीएससी और स्टेट सर्विस, चलो यूपी के भी होंगे, बिहार के भी होंगे, झारखंड के भी होंगे, इसमें एक बेसिक अंतर है, जिसकी मुझे अंग्रेजी नहीं पता। पठन पाठन मनन, पठन का अर्थ होता है कि मैंने आपको बता दिया कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पीक है, जिसकी ऊंचाई मीटर। क्लियर? पाठन का अर्थ होगा डायलॉग या मल्टीलॉग। आपने कहा समझ रहा, अब जरा एच का बता दीजिए, रॉकी का बता दीजिए, डी का बता दीजिए, मल्टीलॉग बाय डायलॉग, ठीक है। पाठन मनन का अर्थ हुआ जब मैंने बता दिया तो घर जाकर के रिवाइज करो, सबसे हाईएस्ट पीक रॉकी कौन सी है, एडीज की कौन सी है, माउंट एवरेस्ट कौन सी है, सॉरी मैंने हिमालय कौन सी। क्लियर? तो यहाँ तक तो आपका पीसीएस की नैया पार हो जाएगी। लेकिन एक नया वर्ड इसी में आता है, मतलब क्लियर किया आपने, ये यहाँ तक तो ठीक है। जब यूपीएससी की बात करेंगे तो एक नया वर्ड आता है चिंतन। ऐसा क्यों होता है चिंतन? इसको ले मैंने बोलते हैं इंटर लिंकिंग, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, हिस्ट्री का टॉपिक है, इसको ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स के साथ, इकोनॉमिक्स का पॉलिटिकल साइंस के साथ, पॉलिटिकल साइंस का एनवायरनमेंट के साथ, जितने भी सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं एक दूसरे के साथ कोरिलेट करना। क्लियर? ठीक है। यूपीएससी में से 20-25 साल से, 20 साल से तो 18 साल से हम देख रहे हैं, उसके पहले भी जो क्वेश्चन आते थे, अब और ज्यादा जो है इंटरलिंक टाइप के आते हैं। अच्छा क्यों आते हैं समझ लीजिए, और क्यों नहीं होता है। देखो ऐसा है कि मान लो हमने हिस्ट्री से बीए किया, ठीक है, तो उसने कहा पढ़ा भाई अकबर की जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको जरा कंपेयर कर दो तो आज की इकोनॉमिक पॉलिसी, तभी टफ क्वेश्चन है, ठीक है, प्योर हिस्ट्री क्वेश्चन। क्लियर? क्योंकि वहां पे हम प्योर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं,
जब आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप बन रहे हैं जर्नलिस्ट। आपको हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स भी आना चाहिए, इकोनॉमिक्स के साथ पॉलिटी भी आना चाहिए, पॉलिटी के साथ साइंस भी आना चाहिए, साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस भी आना चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा कि अकबर की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो मॉडर्न कंट्री बनने के सिचुएशन को रिस्ट्रिक्ट करती है, यानी कि इकोनॉमिक्स को हमने किससे जोड़ी है, एशियन हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री। क्लियर है? क्यों होता है? इसलिए होता है कि आज चल करके आप मान लो कि सपोज करो कि आईएएस बने, तो कल को तो आप डीएम बनोगे, डीएम से ऊपर आप कभी सेक्रेटरी हेल्थ बनेंगे, पर्सनल एग्रीकल्चर बनेंगे, नर्स ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में जाएंगे, स्पेशल में देखेंगे। अब मान लो कि किसी डॉक्टर को आपने जो है वो बना दिया हेल्थ का सेक्रेटरी, कोरोना आ गया, कोरोना का असर जो बोलते हैं संक्रामक होती है एपिडेमिक, तो लॉकडाउन कर दो। लेकिन अगर वही हिस्ट्री भी पढ़ा रहेगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहेगा, सोशियोलॉजी भी पढ़ा रहेगा, उसको पता चलेगा कि इतनी मौतें कोरोना से नहीं होंगी, सारे इससे होगी, भूख से, काम नहीं मिलेगा लॉकडाउन से। लेकिन पर या कि इंजीनियर को अगर आप बिल्डिंग डिपार्टमेंट का, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बना दीजिएगा, तो स्टडी करेगा, अरे यार बड़ा अच्छा है कि खूब छोटी छोटी रोडें बना दो, एक्सप्रेसवे बना दो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दो, हमारा मैंगो जो आता है क्या नाम है वहां से फालतू वाला वो दिल्ली पहुंचते पहुंचते बढ़िया खराब नहीं होगा, इतना हमारा किलोमीटर पर लीटर का फ्यूल हमारा बचेगा। ठीक है, तो मैं जोड़ करके कर देगा। लेकिन अगर एक सोशियोलॉजिस्ट को भी रखिएगा ध्यान से, यूपीएससी तैयार के बच्चे को, तो वो डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन पढ़ा देगा, डिस्प्लेसमेंट और रिकॉग्निशन, तो उसको भी जरूर रहेगा कि जो डिस्प्लेस करने की पीड़ा क्या होती है। आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जिनको मुआवजा सही से नहीं मिलता। अच्छा मिलता तो ठीक है, तो मेरी बहन जो गाँव में पैदा हुई, जो नीम के पेड़ के नीचे झूला झूलती थी, और नीम की कीमत तो आपने दे दी, उससे खुशी होती है झूल देखी, वो तो आप उसका पैसा बहुत है। इसीलिए क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि विश्वविद्यालय में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स पे पढ़ाती है, इसलिए कोचिंग का सहारा लिया जाता है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो यही है कि आप हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ आप साइंस पढ़ सकते हैं, साइंस के साथ आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, जानते हैं ना? न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। और अभी तो जान ही रहे हैं कि नया गवर्नमेंट लेने जा रही है, अगर आप यूपीएससी में इंटरव्यू और इंटरव्यू का नहीं भी पास कर पाए तभी आप अदर सर्विसेज के लिए एलिजिबल होंगे। इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये चीजें क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट को आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखा होगा, पढ़े कि नहीं आप लोग, तो तैयारी के लिए तो पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें इंटरडिसिप्लिनरी भाई अभी तक क्या होता था, हम बीएससी करेंगे ना साइंस से करेंगे, मैथ्स से करेंगे, बायो से करेंगे, अब तो क्या नहीं हम म्यूजिक से करेंगे, बीए हम बीएससी में ले लिया, हम साइंस में बीए कर लिया, साथ में म्यूजिक से पेंटिंग कर रहा है, तो हो सकता है ऐसा। तो उसने एक प्रकार से इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट को और ज्यादा क्लियर कर पाए। अब एक काम करते कैसे, करते ऐसे कि मान लीजिए कि आपने अब मैं मान के चल रहा हूँ प्रीलिम की तैयारी आप लोग कर चुके हो, पढ़ चुके, मान के चल रहे हैं, ठीक है ना? तो नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। तो मान लो कि मैंने कहा कि हिस्ट्री का एशियन हिस्ट्री पढ़ रहा होगा, ठीक, मान लीजिए वो एससीईआरटी वाली किताब भी आप पढ़ना, जो अभी लोग कई हो जाती है। अब अपने हिस्ट्री के साथ कहा ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा आपने पूरा जीएस पढ़ लिया। अब करना क्या होता है, तो रिवीजन तक तो क्लियर है, अब मंथ में 2 बार 3 बार हमारे वीकली आपको करना चाहिए। अब ये काम चिंतन करते हैं, कितने लोग 10 बजे सोते हैं रात में? 10 लोग 10 बजे 10 o'clock पे स्लीपिंग टाइम, 11 बजे वाला 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे। लोग नहीं हाथ उठाए, अरे बोले हम सोते ही 1 बजे सो जाते हैं, चाहे 10 बजे सो चाहे 4 बजे सो, ये इसमें हमारा कोई लेक्चर नहीं है, क्योंकि सुबह का पढ़ना बहुत अच्छा होता है, बट दिल्ली में आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि सुबह डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है? डिस्टर्ब में
मैं कोई भी चीज आपको बोलूंगा प्रैक्टिकल चीज बोलूंगा, तो अपने रात में पढ़ी जैसे पढ़ी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कैसी वो है सिचुएशन। अब आप 10 बजे सो चाहे 4 बजे सो, अब चाहे बेड पे सोइए चाहे जमीन पे सोइए चाहे खड़े खड़े सोइए, करना ये है कि आपके सोने के आधे घंटे पहले आपको जहां भी सोते हैं बेड पे जमीन पे खड़े खड़े जहां भी सोते हैं चले जाइए। और आप बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में एक तो रिवीजन करिए दिन भर का हमने क्या पढ़ा, उसका अगले 15 मिनट में हमने जिस टॉपिक को पढ़ा है उसका अन्य विषयों के साथ या अन्य डिसिप्लिन के साथ कैसे इंटरलेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटरलिंक करते हैं, उसको कोशिश करिए समझने की। देखिए ध्यान रखिएगा ये काम बहुत कठिन है, बट अगर आप 5 to 10% इस काम कर लेते हैं तो आप यूपीएससी के लिए पार। अब किसने कल पढ़ाई की, कल किसने नंबर पढ़ाई की, परसों नरसों 30 मई को 30 अप्रैल को 6 महीने के अंदर सब पढ़े बोले ना। बताओ तुमने क्या पढ़ा कल, जी आपने अल्फा है तुमने कल पढ़ा डिवीजन किया था, क्वालिटी का फंडामेंटल राइट, बड़ा टॉपिक है। चलो अब मैंने अपने फंडामेंटल राइट पढ़ा, मैंने तो पढ़ा भाई ऐसा है आर्टिकल से लेकर के 31 तक होते हैं फंडामेंटल राइट में ये होते हैं पढ़ा, ठीक ये तो पढ़ोगी 13 क्या 14 क्या 15 क्या 16 क्या 21 क्या और डीप पढ़ना 21 ए भी क्या है पढ़ डाला, क्लियर। फंडामेंटल राइट्स को तो इतना ही भाई कौन कौन से आर्टिकल में है या सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग पढ़ लिया, अब इसके साथ इंटीग्रेट करें हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स। तो एक क्वेश्चन आएगा कि वेयर पीपल वेयर इंडिया वेयर ट्राइब्स आर इन मेजॉरिटी द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर मोर, ठीक है। ये जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ज्यादा है। अब क्वेश्चन तो है तुम्हारा पॉलिटी का, बट आप कहां से गया ज्योग्राफी से या इवन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से या इवन इकोनॉमिक्स से भी कर सकते हैं, हो गया क्लियर। अब हमने तो पढ़ डाला था लेकिन हमने कोरिलेट नहीं किया, तो वहां पर हमें ट्राइबल को भी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, कौन कौन से ऐसे वायलेशन ज्यादा हो रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं उनको जानकारी नहीं है, क्लियर पा रहे हैं। तो पूछने का क्वेश्चन है, तो मतलब जब भी आप सोने से पहले जाओ 15 मिनट तक कोशिश करो कि हम कोरिलेट जितना कर सकते हैं, मैक्सिमम कोरिलेशन, ऐसा नहीं बोलते कुछ क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, बट ट्राई कि उसका क्या माइंड डेवलप होगा। देखो होता है क्या कि समझ लो, वंस यू डेवलप योर ब्रेन इट कैन बी लाइक एनीवेयर, जब आपने एनालिसिस करने की क्षमता समझी तो कोई क्वेश्चन दूसरा भी आएगा तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू राइट आंसर। पहले क्या होता था कि ऑप्शंस होते थे, अब तो ऑप्शन होता नहीं है, तो भाई आपको करना ही करना है कुछ। जब पहले लॉन्ग आंसर्स लिखने होते थे तो उसका आंसर लॉन्ग लिखना सीधा, तब इजी होता है शॉर्ट आंसर लिखना, क्लियर ज्यादा क्लियर है, ज्यादा हो गया। अब आ जाइए मेन चीज पर कि दो मेथड्स ऑफ आंसर राइटिंग, तो क्या ध्यान समझिए। भाई ये बताओ तुम लोग आंसर लिखते हो कि नहीं, समझ रहा हम जो पढ़ा समझ आ रही है बात, ऊपर ऊपर से निकल गया समस्या आ जाएगी। चलो ध्यान समझिएगा। अभी तक क्या होता था कि जब हम बीएससी में थे या छोटे क्लास जो हम आंसर लिखते थे, उस आंसर जो ध्यान समझना चाहिए, तो जो आंसर होता था दैट वाज ऑफ 2PF मेथड। ये क्या होता है भाई, ये होता है पहला वाला P पास्ट, दूसरा वाला P प्रेजेंट, तीसरा वाला फ्यूचर। इसको अगर ऑल लेवल में कहो तो हो जाएगा इंट्रोडक्शन, ये मेन बॉडी और ये हो गया कंक्लूजन, ठीक है। ऐसे ही लिखते थे, क्लियर। अच्छा कल और किसने पढ़ा था, कल और किसने पढ़ा, कोई नहीं पढ़ा था, तो पढ़ा था। और लड़कों में कोई नहीं पढ़ा था, अभी बोला लड़की वाली लड़कियां टॉप कर रही,
चलो भाई बताओ तो रिजल्ट क्या बना? सर डीबीएसपी प्रोजेक्ट अरे तो तुम उसके आगे वही तो पहुंच जाओ। नहीं तीसरा वाला तो पढ़ना सर फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज पढ़ लेना। अदर टफ ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बेटा चलो ठीक हो चलते हैं। तो क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट आर बाय नेचर दे आर इनफोर्सेबल, ठीक है ना, इसके जो लागू करने योग्य है इनफोर्सेबल, ठीक है। अब एक चीज ध्यान समझो, क्वेश्चन का जो टेल होती है ना वो टेल बहुत तरीके से होती है। अब कहीं आएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर इनफोर्सेबल इन नेचर डिस्कस, दूसरा आएगा इवेलुएट, तीसरा आएगा क्रिटिकली इवेलुएट, चौथा है एनालाइज, पांचवा इलुसिडेट, डिस्कस, राइट शॉर्ट नोट। 11 तरह की पूछे होती है इसके टेल। अब प्रॉब्लम एक तरह का तो आंसर आता नहीं, 11 कैसे आंसर लिखेंगे, इसलिए कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो हर तरह के प्रश्न का उत्तर कैसा होगा, अलग। अब होता क्या है, क्वेश्चन आया देश की भारतीय संस्कृति जो है कैसी है, मिक्स्ड है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। 1857 का मूवमेंट जो था इट वाज अ सिपाही मूवमेंट, सिपाही विद्रोह था, क्लियर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आया साहब क्रिटिकली इवैल्यूएट। अब दिक्कत क्या है, जितना पूरा प्रकट हम हुआ था सब लिखे चले यार। दूसरी बात उसने कहा कि नहीं वो क्रिटिकली इवैल्यूएट करना, डिस्कस करना है, तीसरे में इलुसिडेट करना, प्रकाश डालिए, चौथे में एनालाइज करना है। होता क्या है कि एक्टिविटी का मूवमेंट में हम तो सबको चुकी यही उत्तर आता सब लिख डाला है। एक्टिविटी का हुआ था, बहुत सुंदर इंडिया डायग्राम बनाया, कहां-कहां कैसे लीड किया, फाइनली कहां-कहां सक्सेसफुल हुआ, ये भी लिखेंगे, हो गया। अब नंबर का 25 नंबर क्वेश्चन आया तो 6 नंबर मिला, अब इसमें मतलब उत्तर नहीं हो सकता। इस वाली किताब से पढ़ लिए, गोबर की किताब से पढ़ लिए, अब ऑर्डर इंस्पेक्टर से पढ़ डाले सब, है ना। तो हमें उसके टेल हमने नहीं देखी, लेकिन टेल की कहानी में अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यूपीएससी में टेल देखते हैं, स्टेट सर्विसेज में टेल नहीं देखते, ठीक है। तो जिन लोगों का टारगेट स्टेट सर्विसेज है उसमें इस टेल को देखने की आवश्यकता भी नहीं है, चाहे वो डिस्कस लिखा हो, चाहे इवैल्यूएट लिखा हो, चाहे क्रिटिकली इवैल्यूएट लिखा हो, चाहे एनालाइज लिखा हो, चाहे इलुस्ट्रेट लिखा हो, चाहे डिस्कस लिखा हो, उसका उत्तर वही लिखेंगे जो हमें आता है। क्यों? क्योंकि यार तुम रिकॉर्ड कर रहे हो फिर से, क्योंकि हो सकता है कि टीचर की क्षमता भी वैसी ना हो, उसको पता कर लिया, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का आंसर होता है, इसलिए ऐसा नहीं। और यूपीएससी ने यही इसकी पूरी कहानी, क्लियर। हम बताएंगे आपको क्या होता है, बेसिक क्लास में। और इसी प्रश्न को लेके चलते हैं तो डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी या इनफोर्सबल, मतलब इनको इन्फोर्स किया जा सकता है समय पर। जैसे अभी लीगल है, प्रोहिबिशन बिहार गवर्नमेंट ने कर दिया है, डेफिनेशन इनफोर्सबल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड वन स्टेट कर दिया, और कहां किया, उत्तराखंड ने कर दिया, वन ने किया है, क्लियर, इनफोर्सबल है। अब अभी तक तो जो हम लोग पढ़ते थे उसको पीएस मेथड में पढ़ते थे। अब इररिस्पेक्टिव के आंसर कितने वर्ड का लिखना है, हम परसेंटेज की बात करेंगे, 100%, 100 वर्ड, ठीक। इंट्रोडक्शन हम लोग 15% में, ये करीब 70% में, और ये 15% में लिखा जाता है। यानी कि 100 वर्ड का अगर आंसर लिखना है तो 15 शब्द लिखेंगे आपको इंट्रोडक्शन में, मेन बॉडी 70 वर्ड पे, क्लियर। ये परसेंटेज 200 वर्ड का आंसर तो लिखना हो जाए, क्लियर बात। अब इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट जो है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इससे इतने आर्टिकल के बीच में आयरलैंड से लिए गए हैं, कहां से, ठीक। उसके बाद सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के बारे में आपने शॉर्ट में इतना आता है लिखना ना, ये लिखोगे। बहुत सुंदर लिखा आपने, तो डायग्राम बना दिया, सारे आंसर्स में डायग्राम अगर बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, दैट विल फेच गुड मार्क्स। तो कंक्लूजन में लिखा है साहब ऐसा है कि पुराने जो आर्टिकल्स है वो एनफोर्स किए गए हैं, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सोशल सिचुएशन, इट कैन एनफोर्स। बट ऐसा नहीं है कि इसको एनफोर्स किया जाना ही चाहिए, क्लियर, ठीक है। ऐसा क्वाइट गुड आंसर, और आप लिख दिया क्लियर। लेकिन अब जो है इस प्रश्न को इस तरह से नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाना चाहिए, लिखा जाता है
इसका एक नया मेथड है, समझिएगा क्या इसमें क्या होता है। ये 3 इसको 2pf की जगह उसको 3pf कर सकते हैं। तो यहाँ तक ऊपर से नहीं जा रहा है, जा रहा हूँ तो फिर समझा क्लियर है। यूपीएससी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना पढ़ाया जा सके ना आपको समझाया जा सके, बस समय की बात। चलिए अब यहाँ 2 की जगह हो गया 3। अब 3 में जो यहाँ तक तो 5 था, प्रेजेंट था, यहाँ तक फ्यूचर क्लियर है, एक और p जुड़ गया, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट। एंड व्हाट डज दिस प्रेजेंट मींस? रेलेवेंस, RELEVANC, हिंदी में प्रासंगिकता बोलते हैं इसको। इस प्रश्न की प्रासंगिकता आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, देश की सिचुएशन में क्या है, क्लियर? मतलब यह है अभी तक तो हमने डीपीएससी पे जो क्वेश्चन में शुरुआत किया कि ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, इतने से इतने आर्टिकल के बीच में ये नहीं देंगे। लेकिन अब हम इस प्रश्न को शुरुआत करेंगे उसी प्रकार से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा कि पहला वाला प्रेजेंट टेंस 10 में हो जाएगा, ये 10 में हो जाएगा, ये उतना ही रहेगा 70 में, ये 10 पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों में चेंज हो जाएगा। तो 10% में 10 वर्ड अगर 100 वर्ड का है 10 वर्ड जितना भी है उसमें why that question has been asked in present scenario और present socio-economic condition। इस देश की वर्तमान जो सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है उसमें यह प्रश्न क्यों पूछा गया है। एक ऑफिसर बनने के क्रम में, नॉलेज के क्रम में, नॉलेज एक्वायर करने के क्रम में व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाई दैट आंसर शुड बी नोन टू यू। इस प्रश्न का उत्तर क्यों जानना जरूरी है, इससे आसान नहीं समझ नहीं। यह प्रश्न क्यों प्रासंगिक है आपके यूपीएससी के एग्जाम में, स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में, ये प्रश्न क्यों प्रासंगिक है? क्या देश में ऐसी कोई सिचुएशन है या आपके नॉलेज के क्रम में ऐसा जानना है? कैसे लिखेगा इसको बताओ, जो बताएगा उसको कुछ प्राइज मिलेगा। शुरुआत कैसे करेंगे? यार ये तो अच्छा आता प्रश्न है। अरे नीट के देशक तत्व राज्य ये प्रश्न पूछा क्यों गया है और इन लोगों को स्टेट को अप्रूवल बनाने के लिए इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जा सकता है, इसके लिए पोस्ट चलो एक बार ट्राइंग गुड और कोई सोसाइटी चेंज होती रहती है। किसने बोला? वेरी गुड, वो बताऊंगा तो याद रखना है, बोल देता हूं। और how to create an idealist others हाँ वो चेंज होती है आइडियल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उस समय लीगल अच्छा नहीं था तो कहा गया, अब और अच्छा नहीं है बिहार के, कहा कि गुजरात बिहार में नहीं होगा, और यूपी के लिए है अच्छा सिचुएशन दूसरे का साइड चल रही, लेकिन और ठीक है, अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, 4% और बताओ गुड गवर्नेंस की सबसे अच्छा तो इसने कहा कि सोसाइटी चेंज। कहना ये है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था कई ऐसी चीजें थी जो राष्ट्र चाहता था हो, संविधान निर्माता द फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटिंग कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि उस समय की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं थी, रिफॉर्म सिविल कोड नहीं था, हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग थे, जाति आदि कैसे लागू करते। लेकिन ये हुआ कि समय के साथ जो इसने कहा गुड गवर्नेंस, समय हुआ, एजुकेशन आई, अच्छे और बुरे के बीच में डिफरेंशिएशन हमने करना शुरू किया, ये हुआ कि चीजें अब धीरे-धीरे इन्फोर्सबल की जाए। सोसाइटी अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रहती है, एजुकेशन सिस्टम उसका चेंज होता रहता है, इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होता रहता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि बीपीएससी थे that was the need of the time, but at that time they were not relevant according to on the basis of economic and social factors। समय के साथ एजुकेशन हमारी बढ़ी, हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़ी, and now they are becoming more inflexible। और फॉर एग्जांपल हमारी रिफॉर्म सिविल कोड आ गया, फॉर एग्जांपल हमारा क्या आ गया, प्रोहिबिशन आ गया, क्लियर रिलेवेंस हुई ना। तो ये इसको शॉर्ट में इतना लंबा नहीं, जिसने बोला था बहुत अच्छा आंसर था कि टाइम चेंज होता रहता है, अकॉर्डिंग टू बनाए गए थे, समय के साथ इसको किया गया, एंड देन फिर हमारा आर्टिकल आंसर क्लियर 3pf मेथड समझ आए।
तो जब भी आप बात की शुरुआत करेंगे अब आप रिलेवेंट अच्छा फिर प्रैक्टिस करें और कौन पढ़ाई किया था ताकि तुमको ये ना लगे कि कोई रट क्या है और कौन कल पढ़ाई किसने किया था परसों पढ़ाई वाला नरसों पढ़ाई वाला कोई नहीं पढ़ाई कोई नहीं और कोई वॉलंटियर बनिए हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स पार्टी हमारे हाथ में प्रेजेंटेशन और मजा आएगा पढ़ोगे हां नहीं ताकि तुमको और क्लियर हो जाए आंसर तो मैं आपको समझ में बताऊं क्वेश्चन बताओ आंसर हम बताएं क्वेश्चन बताओ ना अच्छा कौन कर क्वेश्चन बताओ आंसर बताओ So what are the geographical factors that affect the growth of modern empire? मॉडर्न Empire. वेरी गुड एक्सीलेंट खड़ा होके बोलो बहुत बढ़िया देखिए बहुत बढ़िया व्हाट आर दी geographical factors that The growth of modern. इसको थोड़ा और मैं अच्छा करता हूँ ये क्वेश्चन प्योर हिस्ट्री का है बहुत सिंपल हाँ इसलिए वो क्वेश्चन प्योर हिस्ट्री का बहुत आसान क्वेश्चन है उसमें तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आएगा वहाँ की जो जितने भी तुम्हारे थे तो रिवर के किनारे थे फर्टाइल लैंड थी वहाँ पे जो लैंड लोग थे वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी ठीक है बट वो बहुत इजी क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ what were the geographical factors what are the difference of between the geographical factors that led to development of modern empire as well as Mughal empire दोनों के बीच में प्लीज कंपेयर और टफ क्वेश्चन हो गया उसी को मैंने टफ कर दिया क्लियर उसके इकोनॉमिक देखो तुम समझो ध्यान से मौर्य जहां जहां आया था तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी बट मुगल में ऐसा नहीं था मुगल में ऐसा नहीं था ना मुगल में ऐसा नहीं था तो क्या हुआ कि उसके जंगल में पहाड़ के वो लोग जो थे ना वो छिप के वार करते थे वो तो हाँ उसको एग्जैक्टली वो नहीं बोलते हैं तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि कंपेयर करने के लिए क्या हुआ कि हम बोलेंगे कि हिस्ट्री शुड बी रेड आफ्टर ज्योग्राफी मतलब मैं इसी प्रश्न को लेके चलते हैं कि क्वेश्चन ही आया मान लो इसी क्वेश्चन लेते हैं प्योर इसी क्वेश्चन लेते हैं व्हाट वाज द ज्योग्राफिकल फैक्टर दैट वर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड ये क्वेश्चन था आपका तो मैं इसको कहूंगा कि हिस्ट्री इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ज्योग्राफी अच्छा सुनो कितने कितने लोगों ने एंशिएंट इंडिया श्रीनिवास की किताब पढ़ी है एंशिएंट हिस्ट्री या एनसीईआरटी कितने लोगों ने पढ़ी है किसने नहीं पढ़ी है पढ़ते कैसे वैसे अरे प्राचीन भारत किसने पढ़े हो भाई एनसीईआरटी पढ़े हो ना अरे श्रीनिवास जी राइटर थे ओल्ड एनसीईआरटी अरे यार एशियन हिस्ट्री को भी चलता कहां से आ गया या एशियन हिस्ट्री की बात बोल रहा प्राचीन पढ़े हो ना अब देखिए आप किसी किताब को उठा के देखिएगा तो पहले क्या होगा शुरू के 4-5 जो पेजेज है उसमें इंडिया का मैप बना है देखें ज्योग्राफी किताब में इंडिया का मैप क्यों बना है किताब तो है वो हिस्ट्री की बट मैप क्यों बना ज्योग्राफी लोकेशन इंडिकेट करने का तो वही है उसका पर्पस ये है कि आप कोरिलेट कर सकें कि हिस्ट्री इज ऑलवेज गवर्न बाय ज्योग्राफी इसका मतलब क्या है जितने बैटल हुए कहां हुए हैं नदी किनारे प्लेन लैंड में और समझ रही है जहाँ कोई भी बैटल बारिश के टाइम में नहीं हुआ है मतलब देखोगे देखना तो ये जो क्वेश्चन था उसका वही शुरुआत करेंगे कि दैट्स मीन की geographical situation always determines the historical development of any kingdom or any empire. Yeah? क्योंकि उसके जो geographical situation होगी as it may be land, it may be mountain, that will be governed by the geographical situation. Yeah? तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे होगा कि geographical factors always influence the creation of history. Clear? ठीक है वहां से फिर आपने शुरू किया कि भाई ये हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर थे ये एरिया थे जहाँ पे रहते थे यहाँ से शुरू क्लियर है प्रश्न अब एक कोई क्वेश्चन हम लेके चलते हैं क्वेश्चन जिसको हम प्रैक्टिस कराएंगे उसके 11 मेथड से बट 11 मेथड में सारे मेथड्स को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है डिस्कस
evaluate, analyze, elucidate, short notes, and comment. ठीक है, डिस्कस, इवेलुएट, एनालाइज, इल्यूस्ट्रेट। डिस्कस का अर्थ होता है हिंदी में, हिंदी मीडियम के लोग भी है ना, चर्चा कीजिए, परीक्षण कीजिए, विश्लेषण करिए और प्रकाश डालिए। ठीक है, शॉर्ट नोट तो क्लियर ही है, कमेंट मतलब टिप्पणी लिखिए। क्लियर क्लियर, ठीक है। 6 टाइप हो गए, 5 और होते हैं। क्रिटिकली इवैल्यूएट, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा क्रिटिकली इवैल्यूएट, इलस्ट्रेट नहीं, बहुत एक्चुअली इलस्ट्रेट एंड एनालाइज एक ही जैसा होता है, इसलिए मैं उसको बहुत याद तरीके से पढ़ाएंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो, सब वही पता होता है। ये तुम्हारा इवैल्यूएट में क्रिटिकली इवैल्यूएट, एनालाइज तो वही है, इलस्ट्रेट भी हो गया, इलस्ट्रेट भी हो गया, ठीक है। ब्रीफ, राइट, ब्रीफ और डिस्कस एक ही हो गया, वैसे ब्रीफ भी आता है, ठीक है ना। तो मोटा मोटा आप देखोगे तो इसी तरह का था, वैसे 11 मेथड होते हैं पूरे आइडियली करा जाते हैं। क्लियर, अब होता क्या है समझ, सब में तो 3 पीवीएफ बेटा क्लियर ही है, सब में आंसर राइटिंग में। शॉर्ट नोट जो होगा उसमें एज इट इज होगा, मतलब शॉर्ट नोट में जो भी आपको नॉलेज है वही लिखेंगे, बट इट शुड बी फिल्ड विद कंफ्यूजन, मतलब कुछ भी आप आंसर लिखेंगे और शॉर्ट नोट में मैं मिटा दूंगा कंफ्यूजन ना हो। शॉर्ट नोट जब भी आप लिखेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट it should be with the conclusion। शॉर्ट नोट का छोटे बड़े बहुत लंबा आंसर और 100 वर्ड्स का 50 वर्ड्स का रहता है। it should always be no diagram। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है डायग्राम होना पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी कोई आप आंसर लिखेंगे उसमें डायग्राम्स का बहुत महत्व होता है, और डायग्राम्स आर नॉट काउंटेड वर्ड्स। तो आप जब भी कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसमें वर्ड्स क्योंकि आपका नहीं काउंट होगा, इसलिए ऑलवेज बेटर कि आप डायग्राम जरूर बनाएं, उससे आंसर आपका और सुंदर दिखेगा। क्लियर है? तो सबसे आसान होता है कमेंट, शॉर्ट नोट में क्या हुआ कि आपने कंफ्यूजन लिखना पड़ेगा, का एक्टिविटी से मूवमेंट सिपाही था कि नहीं, तो सिपाही टूटनी थी कि नहीं, यह सब लिखना पड़ेगा। क्लियर है आपका? इसके बाद शॉर्ट नोट कमेंट में जो होगा उसमें आपका जो कंफ्यूजन होगा, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। देखिए ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट में कमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। क्लियर? देखिए जब आप कमेंट करते हैं तो कंफ्यूजन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका आंसर किस तरह से है। फॉर एग्जांपल सी एग्जांपल लेके चले हैं, जैसे मूवमेंट सक्सेसफुल था कि नहीं, था तो था, नहीं था। क्लियर? क्वेश्चन में रहता है कि नकारात्मक टिप्पणी करें, वहां पर तो नकारात्मक टिप्पणी करनी, तो नकारात्मक टिप्पणी का अर्थ नहीं नेगेटिव लिखना है, उसका अर्थ है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डालते हुए, नेगेटिव एस्पेक्ट्स की कट्स को लिखते हुए, तो उसके क्या क्या उसके कट्स हैं, उसके कमियां को सिस्टम की फेलियर्स को, हाँ उसको बताते हुए लिखना है, इसका अर्थ है नेगेटिव एस्पेक्ट। अच्छा वे फॉरवर्ड, हाँ वे फॉरवर्ड, मतलब उसका अर्थ ये नहीं कि नकारात्मक चीजें हैं, उसका पॉजिटिव वे में लिखते हुए आंसर। क्लियर है आप तक? अब डिस्कस लेके चलते हैं। डिस्कस सबसे आसान होता है, ये आपके ऊपर है कि डिस्कशन में आप क्या लिखते हैं, पर इसमें एक चीज जरूर है कि डिस्कस जब भी करेंगे तो कंपेयर करेंगे, एक कंपेरेटर हो जाए, कंपेयर हो गया, आप एग्जांपल्स देंगे, डायग्राम्स बनेगा,
और आपका जो कंक्लूजन होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर कर पा रहे हैं इस चीज को? क्लियर है? यानी कि आप कंपेयर करेंगे, आपने मूवमेंट की बात की, तो आप मूवमेंट को चेक करेंगे फ्रांस के मूवमेंट से, क्या सिमिलरिटी थी, क्या उसमें डिससिमिलरिटीज थी, एग्जाम्पल देंगे वहां पे अगर हो सके तो। उसके बाद एक डायग्राम अगर पॉसिबल है तो उसका डायग्राम बनाना है, बना सकते हैं, नहीं बनाए कोई बात नहीं है। कंक्लूजन क्या होगा उसका, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। क्लियर? क्लियर? अब जरा ध्यान से समझिएगा, डिस्कस और इवेल्युएट में क्या अंतर होता है कि डिस्कशन जब आप करते हैं तो कंपैरिजन और एग्जाम्पल मैंडेटरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है, आप दें चाहे नहीं दें। क्लियर? लेकिन जब हम परीक्षण करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो कंक्लूजन एग्जाम्पल क्या बन जाता है, मैंडेटरी। क्लियर? 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 समझ में? फिर समझो, डिस्कस जब करेंगे तो कंपैरिजन और एग्जांपल मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है। डायग्राम बनेगा, कंपैरिजन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब इवैल्यूएट करेंगे तो कंपैरिजन और एग्जांपल क्या होगा, मैंडेटरी। डायग्राम तो बनेगा ही बनेगा, कंक्लूजन भी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? क्लियर? जब हम विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे देखो समझिए, कंपैरिजन मैंडेटरी रहेगा, एग्जांपल मैंडेटरी रहेगा, डायग्राम मैंडेटरी रहेगा, कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, शुड नॉट बी नेगेटिव। तो प्रश्न पूछा है, उसी की धारा में आपको करना है। बस मैं विश्लेषण एनालाइज, क्योंकि वो पहले से रिजल्ट निकाल चुका है। एनालाइज क्या होता है, रिजल्ट निकलने के बाद नहीं ऐसा होता है, रिजल्ट पहले से पॉजिटिव, जो प्रश्न पूछा वही क्लियर कर पाए यहाँ तक? तो कंफ्यूजन फिर से समझिए, बिल्कुल 10 बार समझाएंगे। डिस्कस में क्या हुआ, कंपेयर, कंपेयर समझता है, एग्जांपल कंपेयर, कंपेयर एग्जांपल होगा ऑप्शनल, नन हो दीजिए, मन हो मत दीजिए। डायग्राम, देखिए डायग्राम तो मेरा करना है, बन सकता है तो बनाइए, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं होता, बना सकते हैं, अच्छी बात है। आप कहेगा साहब नहीं बनेगा, मेरे को बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन कोशिश करिए बनाइए। बट कंक्लूजन, सॉरी कंपेयर, कंपैरिजन और एग्जांपल ऑप्शनल होगा, डिस्कशन में, चर्चा में ऑप्शनल है, और कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो सकता है। इवैल्यूएट में कंपैरिजन और एग्जांपल मैंडेटरी करना ही करना है। डायग्राम तो बनाए, मैं कहता हूं बनाइए, नहीं बनी कोई बात नहीं, कंक्लूजन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्लियर? क्लियर है आपका? अब आगे चलते हैं। विश्लेषण, एनालाइज करना होगा, कंपेयर और एग्जांपल जो होगा वो मैंडेटरी है, डायग्राम मैंडेटरी है, कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एनालिसिस में, क्योंकि एनालिसिस का अर्थ क्या, जो हम कर चुके हैं उसी का कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में। उसने कहा कि फेल था तो फेल था, कि भाई म्यूटनी मूवमेंट फेल था तो था, चिल्लाते थे कि नहीं पॉजिटिव। क्लियर? वो आंसर हो सकता है, समझा नहीं? क्लियर है मतलब? अब चलते हैं हम लोग इलूसिडेट प्रकार का। इलूसिडेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, आप कुछ भी कहें, कंक्लूजन शुड बी वेरी लिमिटेड। इसमें मेन बॉडी जो होगी, मेन बॉडी समझ रहे हैं ना, इट शुड बी बिग। ठीक है? कंपेयर करें नहीं करें, बट आपकी मेन बॉडी बड़ी होनी चाहिए, और कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट दैट विल डिपेंड अपॉन कंपैरिजन एंड एग्जांपल। क्लियर? समझ में आ रही है? यानी कंपैरिजन और एग्जांपल को ज्यादा बड़ा ढंग से लिखना है, इंट्रोडक्शन को शॉर्ट कर देना है। क्लियर? आपके कंक्लूजन को भी शॉर्ट कर देना है, और फाइनली कंक्लूजन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट उसमें आपका जो कंपैरिजन है और एग्जांपल है उसको बड़ा कर देना। टेक्निकली बहुत अंतर इलूसिडेट में होता है, इसीलिए जब प्रकाश डालना है इलूसिडेट आता है, इसका अर्थ होता है कि कंपैरिजन करना या एग्जांपल देने को बड़ा कर देना है, और हमारा उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, कंक्लूजन। क्लियर? तो कंपैरिजन, एग्जांपल और कंक्लूजन, ये तीनों वर्ड में सबसे क्लियर पर है। कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना, एग्जांपल का अर्थ होता है उदाहरण, और कंक्लूजन का अर्थ होता है निष्कर्ष। क्लियर? क्लियर? इससे सिंपलीफाइड है, इससे आपको नहीं समझाएगा। ठीक है? तो देखो क्वेश्चन वही है, बट आपकी लेंथ में अंतर हो गया, कहां पे हम कंपैरिजन ज्यादा कर रहे हैं, कहां पे हम जो एग्जांपल ज्यादा दे रहे हैं, कहां पे हम कंक्लूजन ज्यादा लिख रहे हैं, कहां पे पॉजिटिव लिख रहे हैं, कहां पे नेगेटिव। क्लियर? बाकी आपका मटेरियल होता है,
विदाउट अभी चीज ध्यान से रखिए। अभी कौन क्या लिखा मैंने सबसे पीछे बताया क्या लिखा है? अरे आप क्यों बता रहे भाई क्या लिखा है? डबल बी नहीं है भैया, कौन कर रहा डबल बी है यार? तो देखिए कितनी हो रहा है। 2 टाइम ग्रेजुएट दो ऐसा नहीं पापा तो सन 2007-8 की बात है। तैयारी वाली तो भाई बता के तो चले गए। जब मैं शाम को रूम पे आया तो बच्चे यार पढ़ा के बताना भी था, उल्टा बता विश्वास करता है, विश्वास करेगा नहीं। जब प्रेम जन्म में देगा हम बोले नहीं वो इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं कि जब प्रेम 14वीं बार दिए 13वीं 14वीं बार तो आया स्कैनर ने बोला भाई एकदम सारे क्वेश्चन सही है, तो अगली बार तुम नो नीड टू अपियर है ना प्रीलिम्स हुआ ना। और जब इंटरव्यू देने गए तो कहा भैया तो इतने बड़े ज्ञानी आदमी है कि बेस जब क्या है ज्ञान ने लिखा इतने ज्ञानी व्यक्ति कि उसके अंदर बेस की जरूरत नहीं, अगली बार क्लियर कर दिया। बाबा ने मुझे कुछ ज्ञान दिया वापस, तो बाबा ने कहा कि आंसर में नो हेडिंग, समझ रहे आंसर में कोई हेडिंग नहीं। दूसरा उनका साल ऐसा है 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखना है। तीसरा उन्होंने कहा कि हाईलाइट नहीं करना है, कोई चीज इंपॉर्टेंट अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है ठीक है तो ऐसा नहीं, ठीक है। डिपेंड करता है आपके आंसर के ऊपर किसमें आपको हेडिंग लिखना है, किसमें आपको जो है 1 2 3 4 अब मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के बीपीएस भी है तो हेडिंग में लिखिएगा, या आया कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ बीपीएस 1 2 3 4 लिखिए ना। तो मैंने बाबा जी से बाद में संपर्क किया कि भाई मुझे तो लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से आंसर में हेडिंग भी होना चाहिए, 1 2 3 4 5 भी होना चाहिए। बाबा जी ने मुझे जो लॉजिक दिया आपको सुनना दिखा, उन्होंने कहा देखो ऐसा है तो इसलिए नहीं होना चाहिए कि मान लो क्वेश्चन आ भारतीय संस्कृति क्या क्या विशेषताएं, तो मैंने कहा बहुत 5 पता है, अनेकता में एकता, तो ये तो वो, हमने कहा ठीक है 5 लिख देंगे, तो कौन सा लिखेंगे तो जब तो गिन लेगा और अब पैराग्राफ लिखोगे तो गिन नहीं पाएगा। बात तो सही कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है तो वैसे भी गिनेगा और उसको तो और दिक्कत होगी गिनने में, ऐसे तो गिन लेगा अच्छे लिखे बस नहीं। उनका वो लॉजिकल आंसर था, उन्होंने कहा देखो बात समझो, जब हम कंफ्यूजन में जो हम करेक्ट नहीं नेगेटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव में जो उसकी एक वर्ड होता है डीमेरिट्स आलोचना लिखते हैं ना, उसकी इसकी लिमिटेशंस क्या होती है, जैसे तो जीएस में क्वेश्चन आता है कि पीपीबीएस जो है प्लानिंग बजटिंग जो है या परफॉर्मेंस बजटिंग के व्हाट आर डीमेरिट्स, तो 1 2 3 4 लिखो। बात तो सही कर रहा है, तो मुझे चार डीमेरिट्स पता होता है 5 भी होती हो, लेकिन फिर भी 1 2 3 4 ही लिखना है, ये क्लियर है सब होगा। कोशिश करो तो उसको हेडिंग वाइज लिख करके 1 2 3 4 लिखेगा, बट देयर शुड ऑलवेज बी हेडिंग या 1 2 3 4। हाँ दो चीज नहीं करनी है, ये तो जो हम लोग करते हैं ना ऐसे एरो, दूसरा बुलेट, ये बुलेट फॉर्म जो है पीपीटी में होता है, तो बुलेट एरो नहीं होना है, बट जहां पे रेलेवेंस हो प्रासंगिक हो वहां पे 1 2 3 4 हेडिंग डाल सकते हैं, 1 2 3 4 क्लियर बनेगा। इवन ऐसे में भी ये बहुत बड़ी विसंगति है, लोग जानते रहते हैं कि साहब ऐसे में 1 2 3 4 नहीं लिखना चाहिए, समझ रहे हैं, बट लिख डेवलपमेंट में कोई इशू होगा तो हेडिंग का शुड ऑलवेज दैट। दूसरी चीज क्या है, देयर शुड आंसर शुड ऑलवेज बी इन मिक्स पैरा। मिक्स पैरा का मतलब अब ये नहीं कि हम 200 वर्ड एक ही पैरा में लिख रहे हैं, पैराग्राफ टाइप के चेंज करते हैं पूरा समझ। कभी भी 40-50 वर्ड्स के बाद पैरा एक ही पैरा में आ सकता है, एक साथ बहुत लंबा पैरा मेन बॉडी जैसे मान लो मैंने सपोज करो 200 वर्ड का है, 140 वर्ड मेन बॉडी, 140 वर्ड का नहीं, अब एक ही पैरा में लिखा है, शुड बी इन 2 or 3 पैराग्राफ मिनिमम,
एवरेज शुड बी 50%। क्लियर? ठीक है, तो आंसर आपका अच्छा। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा, आपके नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आप प्रेजेंटेशन कैसा करें, और हमेशा कोशिश करिए कि हर प्रश्न में जहां डायग्राम बन सकता है, फ्लो चार्ट बन सकता है, कोई स्टैटिस्टिक्स है, कोई डायग्राम, फ्लो चार्ट है, बार डायग्राम है, पाई चार्ट है, कोशिश करिए बनाने। भले ही थोड़ा क्लियर नहीं बने, ठीक है, बुजुर्ग गुलाम नहीं बना पा रहे, बट आर इंडिया में पॉवर्टी की सिचुएशन क्या है तो रहेगी भाई, पॉवर्टी की सिचुएशन में कितना बिलो पॉवर्टी है, कितना एबो पॉवर्टी है, क्या स्टेट वाइज क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें बेसिक सब नहीं आता, थोड़ा थोड़ा हम कर सकते। इंडिया का मैप ठीक है, किसी को हेड बनाना नहीं आता, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई कि कुछ बन जाए। हाँ, इट शुड बी डिमार्केबल, डिमार्केबल कर रहे हैं कि वैसा सिंबॉलिक है, हमने ट्राई किया, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, और कभी भी कंट्राडिक्टरी वर्ड स्टेटमेंट नहीं देना। अगर मोटर शुड बी क्लियर, आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, भले ही मतलब फैक्ट ना हो, पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्लियर हो? डीपीएसपी का ये क्वेश्चन हमने कहा, हमारा क्लियर होना चाहिए कि ठीक है, टाइम के साथ हम और डीपीएसपी को इन्फोर्सेबल बनाएंगे, हमारा विजन होना चाहिए। बात समझा नहीं? ठीक है, इसका उल्टा हो सकता है, नहीं जरूरत है। आप यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड जो है अगेंस्ट द कल्चर ऑफ दिस सोसाइटी हो सकता है, हो सकता है, बट विजन शुड बी क्लियर। विनय एजुकेशन की बात क्या है कि आप सबको जब इक्वल एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, कौन सी पॉवर्टी है, क्या पढ़ो डिबेटेबल प्रश्न ठीक है, बट देयर शुड बी क्लैरिटी इन माइंड। क्लियर? ज्यादा क्लियर है? और कोई डाउट? मुझे याद है दिल्ली रेलवे स्टेशन जब आ रहे थे तो फादर ने कहा कि तो सैड सैड तो आए हो, बट हैप्पी हैप्पी जाना। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो वापस जाते हैं, भी देते हैं। देखो, हम हमेशा मैं कहता हूँ, वैसे तो सब मोटिवेशन के लिए होता है, भाई समुद्र जो है कितना भी गहरा हो, अपना पैर हमेशा जमाए रखना है, और तूफान कितना भी तेज हो, हाथ उठाए रखिए। और मैं आपको बताऊं कि जो सब बर्फ जो होती है, तो कौन कहता है कि ठंडी में बर्फ नहीं जमती, बस ठंड आने तक हाथ लगाए, जब ठंड आएगी तो पानी निकलेगा नहीं। इतनी हार्ड मेहनत करिए, गर्मी से जाड़ा हो जाए। उसमें एक ज्योति परमार है, लेडी लड़की है 22 साल की, तो मध्य प्रदेश की है, वो तो एवरेस्ट, उसको सभी चोटियों में चढ़ने का शौक था, एवरेस्ट चढ़े तो पैर में ये हो गया, उसमें पैर का काटना पड़ा, जो फ्रोजन हो जाता है। तो उसके बाद उसने आर्टिफिशियल लेन लगा के चढ़ी, तो उसने इस बात को बोला था कि दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, सिर्फ बड़े को जिंदा नहीं कर सकते, नहीं कुछ भी असंभव नहीं है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं लेक्चर के बाद कि आप लोग कहते हैं साहब यूपीएससी बहुत टफ है, आप जाइएगा आज अपने घर पे और अपनी मम्मी, सब लोग की मम्मी होगी तो फोन करिएगा और पूछिएगा कि 5 साल तक, मेरे जन्म से लेके 5 साल तक आपने कितनी स्लीपलेस नाइट्स मेरे लिए वेस्ट की। बच्चा होता है छोटा, क्रैंकी होता है, मम्मी को सुबह उठना ही पड़ता है, मतलब मम्मी डांटेगी, तो बोलेगी मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है, छोटा जी का मैं स्टूडेंट हूँ, कि करीब करीब 5 साल में आप जो 365 गुणे 5 कर लोगे, 1700-1800 दिन आएंगे, इसमें 10% ऐसा दिन होता है जब आप सो नहीं पाते। स्लीपलेस नाइट्स है, आपने क्यों ही स्लीपलेस नाइट रखी, मैं समझू कि अकबर ने कहाँ फोर्ट बनाए थे, अकबर ने जरा एस्ट्रोलॉजी पढ़ लूं, कहाँ कौन सी नदी किनारे पढ़ लूं, इस सिचुएशन को समझने के लिए। स्लीपलेस नाइट कितने हमने बर्बाद की, मैंने भी आपको दिया था कि बीए वाले दिन 5 दिन पढ़े थे स्लीपलेस नाइट्स। तो याद रखिएगा कि आपके सभी के घरों में आईएएस है, इसीलिए हम लोग मातृशक्ति को हमेशा सम्मान देते हैं कि आपकी माता जी ने जितना 5 साल में आपको पालने में जितनी मेहनत की है, उसका हाफ नहीं 1/4 भी आप कर लीजिएगा तो आईएएस बन जाएगा। बहुत बड़ी चीज है। हमारे तो फादर की इच्छा थी, मैं तो पॉलिटिशियन बनता, लेकिन फादर की इच्छा थी तो आईएएस बन गया। आज भी ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज जो है, हम लोग कोशिश करिए, निश्चित रूप से आप सब सलाह होंगे। हमेशा मैं भी मोटिवेशन की बात करता हूँ, तो मजाक की बात की रिलेटेड मोटिवेशन चीजें होती हैं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होना चाहिए, कल्पना कीजिए। हमेशा मैं तो कहता हूँ जो चीज सोचिएगा वैसा ही होगा, हमारा मन था हुआ जाए, देखिए हुआ है, तो जैसा सोचिएगा वैसा होगा। तो आप सोचिए कि आपका सिलेक्शन जो है हो गया, और आपकी मम्मी को बताया आपने, मतलब कहीं है वो, तो मेरा सिलेक्शन बन गया, डिप्टी कलेक्टर बन गया, मैं आईएएस बन गया, आईआरएस बन गया, आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, जो है खुशी के आंसू माँ के आंखों में होगा, दैट विल बी द बिगेस्ट गिफ्ट जो आपकी माँ को आप दे सकते हैं, उससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता।
तो उसके लिए पढ़िए। कल्पना करिए हमेशा की फोन करेंगे और माँ जितनी खुश होगी, वो पहली और अंतिम खुशी होगी जो अपने आप में स्पिरिचुअल होगी, बाकी सब चीजें तो होगी। इसके लिए आप लोग पढ़िए, हमारी शुभकामनाएं। मैं फिर एक बार बता दूं, यूपीएससी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ाया न जा सके या पढ़ा जा सके। हमारे मित्र हैं राकेश जी बहुत तैयारी करते थे, ये बार भी हम लोगों ने चीजों को पढ़ा। मेरी इकोनॉमी जब रैंक आई तो मेरे पिताजी कहे कि पहले क्यों नहीं आई, तो मैंने कहा आईएएस बन गया कम है, तो कह नहीं मैंने पहला पढ़ना चाहिए। 3 महीने के बाद समझ में और पढ़ते तो पढ़ने का और शौक था। तो यूपीएससी के सिलेबस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ाया नहीं जा सके, बस पढ़ना तो आप ठीक है। आज से बिल्कुल लग जाइए, जो हुआ सो हुआ। बीए में नंबर खराब आए, हिंदी का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेडिकल का नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आज से हम पढ़ेंगे, अगले 2 साल का हमारा टारगेट होगा एंड वी विल कम। ठीक है, निश्चित रूप से आप सब लोग आएंगे। याद रखिए किसी का माइंड कमजोर नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, केवल भ्रांतियां में यूज करने की बात। ठीक है, कोई मीडियोकर नहीं होता है, वो परिस्थिति होती है। ठीक है, सब लोग आप अच्छा करिएगा, हमेशा अच्छा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई क्वेश्चन किसी को, कोई डाउट नहीं पूछना?